जीवन में नहीं देखा। 27-28 साल हो गए मुझको राजनीति करते हुए, लेकिन इस तरीके की भाषा और इस तरीके की शैली मेरी समझ में नहीं आती कि मैंने कभी देखी होगी। बड़े बड़े महापुरुष इस देश ने दिए हैं और इस देश में वो बलिदान भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इस तरीके की स्थितियां अगर आ जाएंगी, और मैं तो समझता हूं कि मायावती जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गरिमा जी, एक चीज बहुत साफ सी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से अगर दयाशंकर ने कोई बात कही थी तो निश्चित रूप से गलत बात है, कहीं किसी स्तर पर उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। मैं समझता हूँ पूरे देश में कहीं समर्थन नहीं किया जाएगा, लेकिन एक चीज बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके की पार्लियामेंट में आज भाषा मायावती जी की थी वो भी बड़ा चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि उनके लिए नहीं बल्कि वो अपने बहन और बेटी के लिए कह रहे थे। मुझे इसमें भी आपत्ति है कि उनको लोकसभा के अंदर इस तरीके की भाषा या इस तरीके की शैली, जहां पे एक तरफ कह रही है कि मैं कोई भी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करती, तो फिर आप इस तरीके की टिप्पणी करके, ये भी एक छोटी हरकत है। मैं समझता हूँ कि इस तरीके की भी हरकत नहीं होनी चाहिए। मायावती जैसे बड़े कद की अगर नेता है और वो लोकसभा में इस तरीके की भाषा अगर इस्तेमाल कर रही है तो वो भी आपत्तिजनक है। जहाँ एक तरफ निश्चित रूप से दयाशंकर सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा कि मायावती जी क्या लोकसभा में कह रही है। ये भी कहीं से भी किसी स्तर पर ये नहीं वो इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। और किसी की भी बहन और किसी की भी बेटी का कोई कसूर नहीं था। आपके ऊपर अगर कोई भी लांछन लगाया या कोई भी आरोप लगाया गया तो उनको आपने शामिल क्यों किया? चलिए, तो आपने इस बहस को दरअसल एक और एंगल दे दिया। संजीव जी, हमारे साथ रामेश्वर पांडे जी भी हैं। रामेश्वर जी, आपको भी हम चर्चा में जोड़ लें। अभी संजीव जी ने दो बातों की तुलना की। उन्होंने कहा कि जो दयाशंकर सिंह ने कहा वो अक्षम्य तो कतई नहीं है, लेकिन उसके जवाब में मायावती ने जो सदन में कहा वो भी अक्षम्य नहीं है और वो भी उतना ही गलत है। तो क्या ये तुलना नजर आती है? क्या ये तुलना सही नजर आती है आपके हिसाब से, आपके नजरिए से अगर हम देखें? नहीं, ये तुलना आज के संदर्भ में तो बिल्कुल अनुचित है। तुलना ये नहीं होनी चाहिए। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं आज आपने दोनों पक्षों को, संजीव जी, दरअसल आपने कहा कि अगर दयाशंकर सिंह गलत है तो मायावती जी की जो भाषा सदन में नजर आई वो भी ठीक नहीं कही जा सकती, यही मतलब है ना आपको? हाँ, ठीक है। मायावती जी की ऐसी कोई भाषा नहीं थी जो अनुचित हो। देखिए, मेरा सवाल ये है संजीव जी से कि जो अपराध है, मायावती दलित हैं, महिला हैं, और उनके खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक भाषा का उपयोग हो तो इसे तो पुलिस खुद कॉग्निजेंस ले सकते हैं। पुलिस इसमें FIR कराने की जरूरत भी नहीं है। इस पे तो पुलिस को कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। क्या सपा की सरकार कोई कार्रवाई करेगी? मेरा इनसे सवाल है जी। मैं एक संदर्भ जरूर कहूंगा कि देखिए, आज दयाशंकर सिंह ने कहा है तो ये दयाशंकर सिंह की जो भाषा है ये कोई अचानकता का परिणाम नहीं है। ये पूरे राजनीतिक सिस्टम में एक बड़ा स्तर गिरता जा रहा है और बहुत बार होता है कि उसको कॉग्निजेंस में लिया जाता है, बहुत बार उसको नजरअंदाज कर देता आदमी, लेकिन सामान्य बहस मुबाहिसे में भी दिखाई पड़ता है कि वो भाषा उचित नहीं है। और मैं तो मायावती जी को सुनता रहा हूँ, उनकी वाणी में, बातचीत में, मतलब मैं कतई से मत जोड़िएगा कि मायावती जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही है। पूरे देश को आवाज उठानी चाहिए, दयाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को खुद कॉग्निजेंस में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। संजीव जी, लेकिन सामान्य तौर पर राजनीति की भाषा गिर गई है और सामने वाले के प्रति जिस तरह का अहंकार, जिस तरह ऑफेंड करने वाली भाषा है वो भी सुनाई पड़ती है। और ये सारे लोगों को सोचने की बात है कि हम राजनीतिक दल के लोग कम से कम एक दूसरे का इतना सम्मान सार्वजनिक जीवन में जरूर रखें कि संबोधन में भी सम्मान सूचक शब्द आए। मायावती जी भी संबोधन में सबको सम्मान सूचक शब्द का उपयोग करे। अच्छा रामेश्वर जी, यहाँ पर एक प्रश्न वो और भी बोलता है, वो जाता है, ये भाषा राजनीति में अगर हो गई है अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति तो ये भी बहुत, तो ये एक लगातार प्रक्रिया चल रही है और पिछले एक दशक से दिखाई पड़ी कि राजनीति की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। रामेश्वर जी, लेकिन इसी से एक और सवाल ये भी निकलता है कि दयाशंकर सिंह ने जो कहा, क्या वो
इंटेंशनली उन्होंने कहा? क्या उनकी मंशा जो वो कह गए वही कहने की थी, या फिर ये गलती से कह दिया गया? कुछ इसमें आपका नजरिया भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि मायावती अगर चाहेंगी तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, भावनाएं अगर उनकी आहत हुई हैं। तो क्या ये स्लिप ऑफ टंग माना जाए, या फिर ये इंटेंशन में ही, नियत में ही खोट माना जाए? नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। पहली बात, जब आदमी एक महत्वपूर्ण उपाध्यक्ष के पद पर बैठा हो तो उसे ज्यादा सचेत होना चाहिए। उन्होंने माफी मांगी, उन्हें लग गया कि उनसे गलती हो गई है, क्योंकि उससे पहले खुद भाजपा के बड़े नेताओं को लग गया कि गलती हो गई और सदन में यह सवाल उठा, अरुण जेटली जी ने माफी मांग ली, तो ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग नहीं कहा जा सकता। चलिए ठीक है, वो कहना चाहते थे और निश्चित तौर पर वो ये नहीं समझ पाए कि इसका असर क्या होने वाला, इसका असर क्या होने वाला। चलिए अभी उपाध्यक्ष, क्योंकि मन के भीतर सम्मान नहीं होगा हाँ। अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के प्रति, तो इस तरह की भाषा सामने आ ही जाएगी। ठीक है, मैं इसीलिए आग्रह कर रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दलों को, कम कम शीर्ष नेताओं को और प्रतिद्वंदियों के प्रति एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। सारे लोग राजनीतिक जीवन में हैं, सारे लोग जनता के बीच में जवाबदेही की स्थितियों में हैं, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक है रामेश्वर जी, जब तुम तलाक में बात करते हैं तो मायावती जी को भी ये सीखना चाहिए। ठीक है रामेश्वर जी, लौटूंगी मैं आपके पास। एक और खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ गए हैं, शहजाद पूनावाला। शहजाद, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इससे पहले संजीव जी आपके लिए सवाल है। अभी रामेश्वर जी ने जो बात उठाई है कि रीता बहुगुणा जोशी ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था, जेल की हवा उनको खानी पड़ी थी, पुलिस ने इनिशिएट किया और पुलिस ने अरेस्टिंग की। क्या अब भी ऐसा करने जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस? क्योंकि मसला तो ठीक वैसा ही है, SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मांग अभी भी है। देखिए, बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी कहा लोकसभा में, तो अगर वो FIR लिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। FIR में जिस तरीके की भी वो कार्रवाई चाहेंगे उस तरीके की कार्रवाई होगी, और ये तो एक न्याय प्रक्रिया का मैटर है। जो भी आपको अगर खराब लग रहा है आप कार्रवाई करेंगे, आप नहीं, आप FIR का इंतजार करेंगे संजीव जी, आप FIR का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस खुद अपने स्तर पर भी निर्णय लेकर उसमें अरेस्टिंग कर सकती है, तो इसमें भी क्या FIR का इंतजार करेंगे आप? मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन अगर अपने स्तर से कर रहा होगा तो जो भी जांच का विषय होगा उसको जांच करके और उस पर कार्रवाई करेगा। इसमें कोई चलिए, अभी यानी कि जानकारी का है कि FIR अगर FIR होगी, हाँ। और नामजद FIR होगी, और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं उस तरीके की बातों को संज्ञान में लेकर वो चाहेंगे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से होगी। चलिए, यानी कि जानकारी का अभाव है कि पुलिस अपने स्तर पर, आपको संजीव जी जानकारी का यानी कि अभाव है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने स्तर पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है। खैर, शहजाद आपके पास में आऊंगी। आज बेहद चुस्त नजर आई कांग्रेस, इस कांड के जैसे ही ये सामने आया, बयान जैसे ही दयाशंकर सिंह का सामने आया, ठीक वैसे ही आप पूरी तरह से फुर्ती से लबरेज नजर आए। लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम हम देखें, गुजरात की घटना पर आप इनिशिएट नहीं करते। आज जब मायावती बोलना चाहती थी इसी मसले पर तो कांग्रेसी नेताओं ने नहीं बोलने दिया, वेल में गए, नारेबाजी की, और आखिरकार मायावती को ये कहना पड़ा कि कांग्रेस भी दलित विरोधी है। तो ये दोनों मसलों पर दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों? देखिए, पहले तो जो मायावती जी के विषय में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ने बोला है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई और मैंने खुद ने इसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में भी केस किया है। वैसे तो राष्ट्रीय महिला आयोग सलमान खान के पीछे चली जाती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग केरला पहुंच जाती है, राष्ट्रीय महिला आयोग बिहार पहुंच जाती है, पर उनको उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता के पास पहुंचने में बहुत देर लग रही है। अब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है कि बीजेपी ने इसको पद से हटा दिया इस व्यक्ति को, पर पार्टी में रखा है। ये सवाल मैं पूछ चुकी हूं शहजाद जी। मतलब हाँ, कि वो इस बात को मानते हैं कि जो उसने कहा है वो कहीं ना कहीं सही है, या उस बात से वो अब एंडोर्समेंट देते हैं इसलिए पार्टी में रखा है, वरना पार्टी से निकाल देते हैं। ये सवाल शहजाद मैं पूछ चुकी हूँ, लेकिन पहले आप जो सवाल मैंने आपसे किया, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं उसमें मैं अब बात रखूं, आपको वक्त दिया जाएगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि कई दिनों से हम गुजरात में इस मामले को उठा रहे थे। ये आजकल की घटना नहीं, ऊना में जो हुआ वो 7 दिन पहले हुआ। हम लोगों ने आवाज उठाई। आजकल मीडिया का हमारी तरफ रुख कैसा है सब जानते हैं। मीडिया हमारी बातों को, सच बातों को भी नहीं दिखाता, और कोई झूठ मन की बात करता है तो उसको 24 घंटे दिखाते। वो आपका विशेषाधिकार है, वो विशेषाधिकार है। मीडिया पर ब्लेम कम से कम, मीडिया का विशेषाधिकार। ये मीडिया मुंबई में गरिमा जी सुनिए ना, आप मेरी बात तो सुनिए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, ब्लेम करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, खामोश रहना दरअसल गलत होगा ना। मीडिया ही है ना जिसने आपको ये मैं महाराष्ट्र से आता हूँ,
प्लेटफॉर्म अभी मीडिया ही दे रहा है मुंबई आपको। में अंबेडकर जी के वहाँ पे एक सभागृह को डिस्ट्रॉय करके डैम गिराया जा रहा है। उसके लिए लाखों की तादाद में हम लोग इकट्ठा हुए फ्लाईओवर पे, पूरी जाम कर दिया फ्लाईओवर पर। एक मीडिया के एक व्यक्ति ने उसको नहीं दिखाया, वो मीडिया का विशेष अधिकार है, मत दिखाइए, हम कोई दिक्कत नहीं आती हमें। पर हम ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देश में क्या हो रहा है। एक केंद्रीय मंत्री दलितों की तुलना कुत्तों के साथ करते हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है बीजेपी? आज ये व्यक्ति ने जो बोला है वो सिर्फ बहन जी के बारे में नहीं, तमाम महिलाओं के बारे में बोला है, पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ एक हुस्न अफरोजी की कार्रवाई के पद से हटा दिया। अगर सही कार्रवाई करनी है तो इन तमाम लोगों को हटाइए। आज देश भर में दलितों के खिलाफ अत्याचार 20% बढ़ चुका है। हरियाणा में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, वहाँ तो पे आपके बच्चे तो जलाए किसी गए। नेता ने सवाल नहीं उठाया शहजाद। नहीं, गलत आज बात जब है। गृह मंत्री राजनाथ रोहित सिंह वेमुला के साथ सबसे पहले राहुल गांधी जी खड़े हुए थे, हैदराबाद जाके उनके साथ खड़े हुए थे। ये अब चयनात्मक रूप से आप भूल जाएंगे तो मैं नहीं कर सकता। आप सुन लीजिए ना, आज जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह बयान संसद में दे रहे थे कि उनके राज में दलितों पर अत्याचार कम हुआ है, घटा है, तब तो आपके किसी कांग्रेसी नेता ने आकर ऑब्जेक्ट नहीं किया। पहला सवाल। और दूसरा सवाल शहजाद ये कि मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो मैंने इससे इतर सवाल पूछा था, आपने गोलमोल बातें करके उस सवाल को आपने डाइल्यूट कर दिया। सवाल मेरा ये था कि क्यों मायावती को भी आगे आकर ये कहने की जरूरत पड़ी कि कांग्रेस भी दलित विरोधी है। आज जब मायावती गुजरात के मसले पर चर्चा कर रही थी तो क्यों कांग्रेसी नेता इतने आक्रोश में आए कि वो वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे और अंततः मायावती को बयान देना पड़ा? ये सवाल है। और उत्तर प्रदेश के मसले पर इतनी चुस्ती कहाँ से आ जाती है? सुन रहे हैं सर, बताइए। मायावती जी हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है, वो हमें सर्टिफिकेट देने नहीं वाली है कि देखिए कितने दलितों के साथ है। वो अगर वो ऐसा करने लगी तो बीएसपी की राजनीति खत्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है। हम लोगों ने पर जब मायावती जी का मुद्दा उठाया, हमने राजनीतिक विचार मन में नहीं रखा, हमने कहा कि हमारी विरोधी है, तब भी जो भाषा इस्तेमाल की गई वो जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे कि हम लोगों ने दलितों का साथ नहीं दिया, हम लोगों ने इसको इग्नोर किया। वो उनकी राजनीति है। नहीं, मुझे आप बताइए, जो वेल में कांग्रेसी नेताओं का रवैया तो शहजाद पूरे देश ने देखा है। ऐसा है मोहतरमा, उस पर आपका ऐसा है मोहतरमा कि पिछले यूपीए सरकार ने दलितों के लिए 44,000 करोड़ का एससी बजट दिया था, उसको काट कर आज 30,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके ऊपर आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई। रोहित वेमुला की जब हत्या की गई और मायावती जो कि दलितों की पुरोधा है, मायावती जो कि दलितों की सबसे बड़ी नेता है, जब वो राज्यसभा में बोलने के लिए खड़ी होती है तो कांग्रेसी नेता उन्हें बोलने नहीं देते। ऐसा है कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी एक मकाम होता है। ऐसा है कि हमने हमेशा लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहले बोलते हैं। ये राजनीति में और पार्लियामेंट्री परंपरा में एक प्रथा है। अगर उसको तोड़ना है किसी को और हम उस पर आपत्ति जताएं तो आप उसको इसका गलत मतलब तो बार बार नारेबाजी करते हुए वेल में जाना भी गलत प्रथा है। शहजाद, अगर आप इससे वाकिफ हो आज तो मायावती जी के लिए सबसे मुखर होकर किसने बात की? ठीक है, रामेश्वर जी को जोड़ लेते हैं। हालांकि हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं। प्रोफेसर साहब आऊंगी, बस थोड़ा और वक्त मुझे दीजिए। अभी रामेश्वर जी, जो तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं हम, क्या उनके बाद जरा सा भी ये ख्याल जहन में आता है कि दलितों को लेकर या फिर इस तरह की घटनाओं को लेकर लोग संजीदा हैं, या सिर्फ अपनी अपनी सियासत को लेकर संजीदा नजर आते हैं? मुझे एक शेर याद आता है जी कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। ये दलित किसके हाथ में अपने प्रति अपमान तलाश करें। लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं, प्रदेशों में सरकारें हैं, दलित समर्थन की सरकारें रही हैं, खुद मायावती जी की सरकार रही है। आज तक संकल्प लेने के बाद भी स्कैवेंजर नहीं खत्म हो सके हैं पूरी तरह। जो मैला ढोते हैं, ये पूरे दुनिया के सामने भारत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। और अब तक अगर दलित उत्पीड़न हो रहा है तो इसके लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है और सबसे ज्यादा कांग्रेस जवाबदेह है इसके लिए, भाजपा भी जवाबदेह है, सारे राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये कांग्रेस ने सिर्फ कुछ लोगों को प्रतीकात्मक दिया और कभी दलितों का अधिकार नहीं दिया, वामपंथी सरकारों तक ने नहीं दिया। इन राजनीतिक दलों ने दलित को सिर्फ एक वोट बैंक बनाया। जब दलित अपनी अपराइजिंग होने लगी है उनकी, जब उठ के खड़े होने लगे हैं, तब बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास मुझे एक बात सिर्फ रखनी है कि मैं एक बात रखना चाहता हूँ, पत्रकार है, मुझे एक बात बता दे कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई आजादी के बाद,
बहुत विरोध किया हिंदू आज महासभा। नेहरू अरे से मेरी बात लेकर सुन इंदिरा लीजिए ना आप गांधी साहब, तक। रामेश्वर जी आप बात सुन लीजिए, रामेश्वर जी बात सुन लीजिए, शहजाद ख्याल रखें, शहजाद मेरी ख्याल बात तो वरिष्ठ सुन लीजिए। पत्रकार हैं, मैं भी आया हूँ, वरिष्ठ मुझे भी बात रखने का मौका मिले। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप नहीं, बोलते लेकिन रहेंगे। जब आप पर काम आपको- करो तो शहजाद गरिमा जी, तल्ख नहीं, शहजाद मैं मुझे एक तल्खी बात नहीं, बताइए, शहजाद एक तल्खी सेकंड, नहीं, नहीं मुझे अपनी एक बात रखने एक दीजिए, नहीं सेकंड, गरिमा जी मुझे बात रखने शहजाद दीजिए, तल्खी नहीं मेरी है, बात यहाँ रखने हम दीजिए, दरअसल यहाँ नहीं मेरी बात रखने हम दीजिए, शांति मुझे से चर्चा के मेरी लिए बात बैठे, तो रखने इतनी दीजिए, तल्खी क्यों मुझे सर? मेरी बात रखने का मौका दिया जाए। ठीक है, लेकिन मुझे इतनी तल्खी संरक्षण क्यों? मिले और मुझे मेरी बात रखने का शहजाद मौका इतनी मिले। तल्खी क्यों? मोहतरमा मुझे मेरी बात रखने का मौका मिले, शहजाद इतनी तल्खी क्यों? मुझे मेरी बात रखने का मौका शांति से मिले। बात रखिए, बात रखने के लिए आजादी के आपको बाद बुलाया, हाँ। हिंदू महासभा ने नेहरू जी पे इतने हमले किए, तब भी नेहरू जी ने अडिग रहकर बाबा साहेब आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे अहम रोल आंबेडकर जी का रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी सीट नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी ने उनको सीट देकर जिताकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने का काम किया। मुझे यहाँ पर लोगों से नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एक स्पीकर बनाया, राष्ट्रपति के पद पे हम लोगों ने समर्थन दिया, चीफ जस्टिस पहला दलित को हमने बनाया। हो सकता है कि कमी रही हो, पर हम लोग ये नहीं मानते कि सारी चीजें हो गई है। हम भी आज संघर्ष कर रहे हैं, पर कम से कम हमारी वो पार्टी नहीं है जो मनुस्मृति में विश्वास रखती है, आरएसएस की तरह और बीजेपी की तरह, जो कहती है कि दलितों का अधिकार नहीं है जीने का। पहली बात तो हम मोदी जी की तरह नहीं है जो ये कहते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग करना ये रूहानी अनुभव है। हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए भी कानून लाया, सब जगह एससी का बजट बना के उसमें पैसे दिए ताकि उनके वेलफेयर के लिए काम गरिमा जी, हो। हमने मुझे किए एक बात काम, कहनी कम है हुए यहाँ। होंगे, ज्यादा करने ठीक की है, जरूरत शहजादा है। रामेश्वर जी पर को ये सुनिए, आरोप हम पे प्रोफेसर ना साहब लगाए, इंतजार आज कर रहे हैं। दयाशंकर जी पे हम सारे डिबेट हो। लोगों को ठीक है, प्रोफेसर साहब यह इंतजार स्वीकार करें, करना रामेश्वर जी। चाहिए, इस देश के पढ़े लिखे लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि आज भी इस देश में जो दलितों की हालत है उसके लिए सारे लोग जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। आत्ममंथन यकीनन, करें, अनडाउटेडली आत्मावलोकन करें किया सबने और है और हुआ कुछ नहीं। ये मसला वहीं पर आकर टिक जाता कि सबने किया है, सब पैरोकार हैं, सब पुरोधा हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी भी बात वहीं की वहीं है। लेकिन आज हम दरअसल उस बयान पर चर्चा कर रहे हैं जिसके आलोक में हम सियासत का गिरता हुआ स्तर देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, टिप्पणी चाहूंगी आपकी। आज बीजेपी के नेता ने जो बयान दिया उसे आप दलित विरोधी बयान मानकर चल रहे हैं या महिला विरोधी बयान मानते हैं? ऐसा है, जो भाजपा नेता ने जो बयान दिया है, यह जो बयान है इसकी जितना निंदा किया जाए वो बहुत ही कम है और उसका निंदा करने के शब्द बहुत छोटे हैं। यह जो बयान है वह केवल एक दलित महिला जो कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और बड़ा सफल मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ा प्रभावी मुख्यमंत्री रही हैं, और उनके प्रति इस प्रकार का विचार रखना यह केवल उनके प्रति नहीं है बल्कि देश के पूरे महिला समाज के विरोध में है। ये हम केवल बहन मायावती जी के विरोध में नहीं मानते हैं बल्कि यह जो बयान है वो पूरे महिला समाज के विरोध में है। और जहाँ तक ये जो बयान किया गया है और पहले के बयानों में जो रहा है, हम इसमें कोई राजनीति में नहीं जाते हैं, हम राजनीति के व्यक्ति नहीं हैं, हम एक विधि के एक छात्र के रूप में हैं। जी। मुझे ये देखने को मिला है कि अब तक अनुसूचित जात और जनजातियों के प्रति जो घृणा भाव और विद्वेष की भावना और जो अपमान की बातें जो देश में संविधान लागू होने के पश्चात और उसके पूर्व हजारों वर्षों से जो हो रहा है, वह एक धर्म के और एक कल्चर और एक व्यवस्था के तहत रहा है। वह धर्म, कल्चर व व्यवस्था संविधान लागू होने के समय से जो है थोड़ा सा ढीला हो गया था जी। लेकिन अब कुछ वर्षों में वो बहुत तेजी से उभर रहा है। और इस प्रकार की केवल ये अपने आप में घटना नहीं है। अभी हमारे केंद्र सरकार में बैठे हुए रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पूरा दलित समाज को सुअर के रूप में कह दिया था और आज वो रक्षा मंत्री के रूप में विद्यमान हैं। एक और उससे वरिष्ठ नेता ने कह दिया था कि जो दलित बस्ती है वह हनीमून मनाने की बस्ती है। कितना बड़ा अपमानजनक दलितों के प्रति किया जा रहा है। और अभी एक मधु मिश्रा जी थी जिन्होंने भारतीय संविधान का अपमान करते हुए कह दिया कि आज जो लोग हमारे जूते साफ करते थे कल,
आज जो भारतीय संविधान के तहत जो है जी। वो हमारे सर पर बैठ कर राज कर रहे हैं। तो मतलब ये दलितों बड़ी को लेकर कलुषित हाँ, प्रोफेसर मानसिकता साहब जो आपकी है तमाम बातों का वो लगभग एक लुभाव जो मैं कल्चर समझ की पाई हूँ। है, एक धर्म की है। हाँ, दलितों को लेकर ये मानसिकता है, ओछी मानसिकता है और वही समय समय पर परिलक्षित होती है। लेकिन इसी से एक और सवाल ये निकलता है कि दयाशंकर सिंह ने जो बयान दिया, अगर यहाँ पर मायावती नहीं होकर उनकी कोई और ओपोनेंट होती, किसी और सियासी पार्टी से ताल्लुक रखती, किसी और समुदाय से ताल्लुक रखती, तो क्या उनका ये बयान नहीं होता? इस बड़ी बहस का हिस्सा है। अमित पुरी जी, सवाल आप इसे, चुनाव में अब जाना है, चुनाव बेहद नजदीक है और अब इस बयान के पहले की सियासत उत्तर प्रदेश में और इस बयान के बाद की सियासत उत्तर प्रदेश में आपके लिए समझने की कोशिश करते हैं। अब पार्टी को चुनाव में जाना है, नेताओं को जनता के बीच जाना है, ऐसे में दयाशंकर सिंह पर इस आधी अधूरी कार्रवाई को लेकर जनता सवाल तो पूछेगी। जर्मा जी, ये सवाल आपने इससे पहले भी पूछा था। फर्क ये था कि उसमें 2017 के चुनाव का शब्द इंसर्टेड नहीं था और मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो बात रखी थी मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। चुनाव नो चुनाव, दलित नो दलित, महिला या गैर महिला, राजनीति में पब्लिक डिस्कोर्स में स्पीच का लेवल इस तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये अक्षम्य अपराध है, अमर्यादित तो है। फिर सिर्फ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया जाना क्या मुकम्मल कार्रवाई बीजेपी समझती है? मैंने आपसे कहा कि पार्टी इस पे सीरियस निर्णय लेगी और आपके सामने आएगा। ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, आप ही ने सवाल पूछा है और मैंने आप ही को जवाब दिया है। अमित जी, लेकिन कितना और समय, क्योंकि ये जो मसला है ये यकीनन अब बीजेपी के लिए भी एक डैमेज वाली स्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा करता है, क्योंकि जिस समय आप चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। मैंने तो आपसे कहा ये अनकॉल्ड फॉर अनवांटेड बयान है और राजनीति में इस तरह के पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह के बयानों के लिए किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव में जाना हो या न जाना हो, लोकतंत्र की गरिमा के अंदर ये बयान स्वीकार योग्य नहीं है। चलिए ठीक है, मैं 3 या 4 आपके सामने टेस्ट रखता हूँ। अगर ये टेस्ट बीजेपी कर लेती है तो समझ में आएगा कि वो दलित विरोधी नहीं है। पहला टेस्ट। मिस्टर शहजाद, अरे आप मुझे बोलने का मौका देंगे अमित पुरी जी? ये आपकी मन की बात नहीं है, ये मुझे भी यहाँ पे बोलने का हक है। मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ। मैं एक बात आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए। गरिमा जी, आप या तो उनको बोलिए या हमें मौका मत दीजिए, हम मौन रहते हैं। आजादी के तहत कह सकते हैं। मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा गरिमा जी, तारीख में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, वरना मैं चुप रहता हूँ। आप डिबेट करते रहिए। अमित जी, जो बात आपने रखी उसी का काउंटर शहजाद कर रहे हैं, उसी पर जवाब दे रहे हैं। अब सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आपको फिर से मौका देंगे। स्वागत। बिल्कुल। आरएसएस के जो सबसे बड़े सरसंघचालक जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है, गुरु गोलवलकर, उनकी किताबें पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने मनुस्मृति की प्रशंसा की है और कहा है कि संविधान को मनुस्मृति से बदल दिया जाना चाहिए। हाल ही में राम बहादुर राय, आरएसएस के प्रचारक बड़े, उन्होंने भी यही बात की, आंबेडकर का अपमान किया। आपने देखा बिहार चुनाव से पहले किसी ने आरक्षण को खत्म करने की बात की थी, कौन कर रहा था वो बात, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। आज तक आरएसएस ने एक दलित को सरसंघचालक बनाया है? हिम्मत है उनकी किसी महिला को सरसंघचालक बनाने की? क्या आज तक बीजेपी में महिला प्रेसिडेंट बनी है पार्टी की? ये टेस्ट है। ये अगर इन लोगों के पास दलितों के लिए प्रेम है तो इसको बनाए दलित को सरसंघचालक। नहीं बना सकते क्योंकि इनकी सोच मनुवादी है, क्योंकि इनकी सोच दलित और महिला विरोधी है। और अगर नहीं है तो गुरु गोलवलकर, मोहन भागवत, वीके सिंह, बंडारू दत्तात्रेय, जिसके पत्र के बाद रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर दी क्योंकि उसको गैर राष्ट्र देशद्रोही बताया गया उस पत्र में, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये दयाशंकर सिंह को पद से हटाना क्या कार्रवाई है? आपने पार्टी तक से नहीं हटाया क्योंकि आप जानते हो कि आप उसी विचारधारा से हो और आरएसएस उसी विचारधारा से है। बीजेपी दलित विरोधी है? सिर्फ बीजेपी, बाकी तमाम पार्टियां दलित। आज बात सिर्फ दयाशंकर सिंह की हो रही है और कौन से विचारधारा से दयाशंकर सिंह उपज के आता है, वो कौन से गोडसे की विचारधारा है जो सिर्फ एक तबके को देखना चाहती है इस देश में राज करता हुआ, उस तबके की बात कर रहा हूँ मैं। लगता है अभी समझ में नहीं आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है, समझ में नहीं आया। मैं आज इस पब्लिक समझ में सिर्फ इतना आया कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गोडसे की विचारधारा को आगे कर रहे हैं, जो आरएसएस की विचारधारा को आगे कर रहे हैं और उसी विचारधारा के तहत दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, बहुजन समाज को कोई जगह नहीं देते हैं और उसी विचारधारा के खिलाफ है, उस गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। सिर्फ गांधी को लबों पे अपनाने से कुछ नहीं होगा, गांधी को दिल में उतारिए, गोडसे को मन से हटाइए और गांधी को अपनाइए, तब जाके बात बनेगी। शहजाद और अमित जी, आपकी इस कन्वर्सेशन से एक पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है। रामेश्वर जी के पास जाऊंगी। रामेश्वर जी,
दयाशंकर सिंह ने जो भी कहा, अगर मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी इस सवाल की तरफ इशारा किया था कि अगर वो मायावती की जगह किसी और नेता की बात कर रहे होते जो दलित समाज से नहीं आता, और भले ही वो नेता महिला नेत्री होती, महिला नेता होती, तो क्या बयान में फर्क होता क्या? देखिए, मैंने अपनी बात रखी है पहले भी कि राजनीति में एक शालीन भाषा का उपयोग होना चाहिए, वो दलित हो, महिला हो, नहीं रामेश्वर जी, किसी समाज, रामेश्वर जी मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है और मैं उसी पर समझना चाहती हूँ, दर्शकों के लिए भी मैं समझना चाहती हूँ। अभी शहजाद और अमित जी की कन्वर्सेशन में जो निकलकर सामने आया, बीजेपी दलित विरोधी है, ये शहजाद का आरोप है, अमित जी उस पर काउंटर कर रहे हैं, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि दयाशंकर सिंह ने जो भी कहा, क्या वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो एक दलित नेता को टारगेट करना चाहते थे, दलित महिला नेता को टारगेट करना चाहते थे, क्या सिर्फ इसलिए? गरिमा जी, आप इस पे बहस करें, लेकिन एक चीज रामेश्वर जी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूँ। गरिमा जी, इस बयान ने भारत के लोकतंत्र में जितनी हानि पहुंचाई है, हमें आज अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, इसके राजनीतिक निहितार्थ निकालेंगे तो भारत की राजनीति नहीं, भारत के समाज के अंदर बहुत मतभेद पैदा होंगे। अमित जी, राजनीतिक निहितार्थ का मसला नहीं है, ये समझना भी तो जरूरी है ना। दलित के चश्मे से मत देखिए, अमित जी, कोई भी हो, क्या ये सार्वजनिक समझना जीवन जरूरी, के क्या अंदर शहजाद, मर्यादाओं का उल्लंघन ये अक्षम्य अपराध है। ठीक है, लेकिन शहजाद पूनावाला जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसको समझना जरूरी नहीं है? अगर आप लोग रामेश्वर जी, तो मैं अपनी बात कह दूं। रामेश्वर जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये भाषा, अमर्यादित भाषा, किसी के बारे में हो स्वीकार नहीं है, और गंभीरता से बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे बयान दिए हैं। मैं पूनावाला जी की बात से दो चीजें हैं। आज मायावती जी से जब पूछा गया तो मायावती जी ने राहुल गांधी के सोने का क्रम चल रहा था, उन्होंने कहा कि दलितों के मामले पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही थी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन दलित समर्थक है, विरोधी। ये मायावती जी का ऑन रिकॉर्ड है। जी, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं दो बातें कहूँ, एक होता है राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार में शालीनता रहते हुए बिल्कुल विपरीत विचार भी हो सकते हैं। अंबेडकर गांधी जी को दलित विरोधी कहते थे, लेकिन वो अपमानजनक भाषा नहीं थी, और गांधी जी को सारे लोग मानते हैं कि वो दलितों के हित में काम करते थे। वैचारिक संघर्ष एक अलग मामला है। गोलवलकर जी जो कह रहे थे वो एक वैचारिक संघर्ष है, और उनका विरोध करने वाले वामपंथी से लेकर दूसरे लोग तो अलग अलग वैचारिक संघर्ष है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि ये सार्वजनिक जीवन में अपमान की भाषा है। हाँ। दूसरी बात, दलित समर्थक और दलित विरोधी कौन है, यह एक बयान दो बयान से नहीं तय होगा। किसी पार्टी के एक व्यक्ति ने अगर कोई बात कह दी तो पार्टी दलित विरोधी हो जाएगी। अगर आप देखें तो पिछले एक वर्ष में पता ही नहीं चलता है कि अंबेडकर के असली वारिस कौन है। दिखाई पड़ेगा कार्यक्रमों के जरिए कि भाजपा सबसे ज्यादा अंबेडकर के 5 इन्होंने सारे 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ बनाया है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये बयान पार्टी की और पिछली तमाम कांग्रेस कोशिशों को गरिमा जी, बड़ा धक्का पहुंचाता हुआ दिखता गरिमा है। जी, हाँ। रोहित बिमला से लेकर गरिमा जी, इनका दलित एजेंडा है कांग्रेस का। कांग्रेस सबसे बड़ी दलित गरिमा जी, ठीक है, यहाँ पे सपा को की भी रामेश्वर जी समझ सपा पा रहे हैं आपकी बात। की- शहजाद अभी संजीव जी से रिएक्शन ले लें, उसके इससे बाद पहले मैं मैं ये कहना सपा चाहता भी हूँ, दलितों को इससे लेकर पहले मैं ये नेता कहना बनने चाहता वाले हूँ अम्बेडकर कि को गुरु लेकर। गोलवलकर की जो यहाँ पे जो गुरु गोलवलकर को जायज ठहरा रहे, गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा था कि मनुस्मृति को संविधान से आप बदल दीजिए, और उसी मनुस्मृति की कापियां अंबेडकर जी ने जलाई थी। अगर आपको इतिहास का ज्ञान ना हो, या इतिहास आपका कमजोर हो, या मोदी जी की तरह आप मोहनदास गांधी को मोहनलाल कहते हो, तो आप इतिहास पढ़ ले और फिर डिबेट में आए। पर आप ये कहते हैं ये वही गुरु गोलवलकर की सोच इन भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोगों में है, जो आज दिखाई दे रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो मायावती जी के साथ हो। और इस विचारधारा के खिलाफ हम लोग कभी भी अपनी आवाज को नीचे नहीं करेंगे। इस तरीके से इन चीजों को जायज ठहराना शर्म की बात है। शर्म की बात है कि पत्रकार इन बातों को जायज ठहरा रहे हैं, इस सोच को जायज ठहरा रहे हैं। शहजाद, मैंने हमेशा बेहद शांति से आपको चर्चा का
हिस्सा बनते हुए देखा है, तो आज की तलखी मेरी भी मुझे दरअसल समझ में पड़ रही है। मुझे लेकिन मुझे ठीक है। गुस्सा आता है जब इस देश में पत्रकार कहते हैं कि मनुस्मृति को संविधान से हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। सबका अपना गुरु अपना गोलवलकर नजरिया की हो बातों सकता को है। सही ठहराते हैं, शहजाद अगर गोडसे आपका की अपना बातों को नजरिया सही है। ठहराते हैं, हिंदुत्व की ऐसी बातों को जिसमें दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जगह नहीं है, उसको सही ठहराते हैं। आपका मुझे अपना लगता नजरिया है, है उनका भी कि ये अपना नजरिया दृष्टि जो होगा। है इस चलिए, देश को ठीक है। विभाजन की ओर ले प्रोफेसर राम जाएगी। नरेश चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर, आपसे मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी, शायद बेहतर समझ पाए, समझा पाए आप दर्शकों को। रामेश्वर जी, लौटूंगी मैं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए, लौटूंगी। वामपंथियों की चिंतन धारा बिल्कुल विपरीत है इस देश की दूसरी लोकतांत्रिक पार्टियों की चिंतन धारा से। लेकिन वैचारिक बहस होती है, अखबारों में बहस होती है, लेख और प्रतिलेख छपते हैं, उसके गरिमा है। तो वैचारिक बहस की पृष्ठभूमि एक अलग है, उसकी चिंतन धारा अलग है, और राजनीतिक हो हा की एक दुनिया अलग तो एक है। नेता के बयान पर मैंने पूरी जो पार्टी को ध्यान दलित दिलाया, विरोधी कह देना ठीक नहीं वो है। ये दिलाया दलितों की प्रोफेसर साहब तुलना हमारे साथ जानवरों हैं। से करना, ये कौन सी वैचारिक ये कौन सी प्रोफेसर साहब को वैचारिक सुन लें। अब पृष्ठभूमि है, सियासी मुझे पार्टियां ही बताइए। आपस में तमाम चर्चाएं कर लेंगी। हमारे साथ दलित चिंतक भी, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ है। नहीं, प्रोफेसर, दलितों की तुलना जानवरों से ठीक किसने है, की? वो कौन सी विचारधारा है, मुझे बताइए जरा। लेट मी गो हेड शहजाद, लेट मी गो हेड। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अभी मैंने एक सवाल दरअसल किया था, उसका जवाब मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ। क्या मायावती की जगह अगर कोई और नेता या कोई और महिला नेता होती तो दयाशंकर सिंह का बयान क्या अलग होता? और इसी प्रश्न को अगर मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रखूं, तो क्या दयाशंकर सिंह ये बयान देते हुए ये समझ रहे थे कि वो एक दलित महिला नेता के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और ये इंटेंशनली वो बयान दे रहे हैं? गरिमा जी, देखिए, ये जो दयाशंकर सिंह ने जो बयान दिया है जी, वो उनका जो है बिल्कुल मेंसरिया, बिल्कुल दलित समाज को बदनाम करने का रहा है। और यदि बहन मायावती जी अगर दलित नहीं होती तो ये बयान वो नहीं देते। ये सिर्फ एक नेता ये पर निश्चित सवाल है। प्रोफेसर साहब, या पूरी और पार्टी पर ये सवाल? एक सोच जो है, ये देश लिए, देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए ये पूरे देश का सवाल है, और ये देश की एक सामाजिक व्यवस्था की सवाल है, और एक सामाजिक जो कल्चर है उससे संबंधित है। ये कल्चर हजारों वर्ष से चला आ रहा है। वो कल्चर जो है वो भारतीय संविधान लागू होने के बाद थोड़ा दबा था, अब ये गत वर्षों में फिर वो कल्चर जो है उभर पड़ा है। और ये दलितों को अपमानित करने का, दलितों को पुराने स्थिति में ले जाने का एक सुनियोजित प्रयास जो कट्टर हिंदूवादी संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, और उसका ये प्रतिफल है। अभी देखिए, मधु मिश्रा ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से हटा दिया, लेकिन मधु मिश्रा के अगेंस्ट आज भी 6 महीने हो गए, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। देश में जो है भारतीय वो सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट है, लेकिन इसके तहत आज भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये उदाहरण है देश में ये इन बातों को दबाने का, खत्म करने का, और इसको हम गंभीरता से और कड़ाई से नहीं ले रहे हैं। अगर ये चीजें कड़ाई से ली जाए, और जैसा भारतीय संविधान का मंशा है कि इस देश के सभी नागरिकों का जो गरिमा का अधिकार है, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अमित जी, ये तो वो बड़ा सुनिश्चित सवाल नहीं है, हो पा रहा है, ये कोई सियासी और बयान ये नहीं है। राजनीतिक आप मंशा का लगातार ये भाव बात कह है। रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, लौटूंगी आपके पास। ये आप बहुत बड़ा लगातार सवाल है। ये बात कह रहे हैं कि इस बयान को राजनीतिक निहितार्थ से जोड़कर, राजनीतिक स्वार्थ से जोड़कर ना देखा जाए। ठीक है, लेकिन अभी प्रोफेसर राम नरेश चौधरी को भी आपने सुना, ये तो प्रश्न चिन्ह वाकई बड़ा है। और क्या वो ये इस तरह की तमाम चीजें और इनसे परहेज ना करना, इनको किसी तरह की नसीहत देकर, किसी तरह की हिदायत देकर कब्जे में नहीं करना, काबू में नहीं करना, क्या पार्टी की तमाम उन कोशिशों को भी पलीता लगाता है जो कोशिशें आला नेताओं की तरफ से की जाती हैं इस खास समुदाय को लेकर? गरिमा जी, मैं आज भी उसी स्टैंड पे हूँ। ये बयान किसी के बारे में भी हो, इसे लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमित जी, कुछ आगे बढ़ जाइए, कुछ नया कह दीजिए। नहीं, नया वाइट साउंड, एक महिला के बारे में इतनी गंभीर टिप्पणी हुई है, हम इसे साउंड और न्यूज बाइट के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। गरिमा जी, हमें अपने अंतःकरण में झांक के देखना होगा कि दयाशंकर ने जो कह के नुकसान पहुंचाया है,
हम उसके अगर पॉलिटिकल और सोशल रेमिफिकेशंस पे ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे जाकर के उस बयान को कहीं ना कहीं प्रकरणांतर से जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ दयाशंकर नहीं, सिंह का उसके मतलब आगे नहीं है ना। अभी उसके आगे जाकर के क्या कहा जाए कि प्रोफेसर नई साहब साउंड ने बाइट दो तीन बने, नाम और हम गिनाए उसके हैं आगे जी। जाकर के नई साउंड बाइट बनाए हाँ, कि टीआरपी बढ़ जाएगी इसलिए एक नई साउंड बाइट क्या बने। बात कर रहे हैं अमित जी, क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल क्यों सही मसले कह को रहा हूं। डाइवर्ट? क्या मैंने सवाल मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, क्या मैं इस उसको जो सवाल संजीदगी के मैंने साथ आपसे किया, मैंने हाथ जोड़ करके संजीदगी के साथ बहस की शुरुआत की थी कि इस पे कोई लेकिन क्या हाथ जोड़कर आप उन्होंने मसले क्या कहा से, शुरुआत समस्या से में बच और क्या जाएंगे? कहा अंत में? अमित जी, मैंने आपकी कहीं उन उसकी मीमांसा संवेदनाओं नहीं का की। आपकी उन संवेदनाओं का हम ख्याल भी करते हैं और हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है और सवाल हम पूछेंगे। और बिल्कुल जो सवाल सवाल मैंने पूछिए। आपसे पूछा, क्या हम लोग उसका तो जवाब उस दिन जानने भी का खड़े जनता थे को नहीं जिस है? दिन गेस्ट हाउस के अंदर मायावती जी के साथ अपराध घटित हो रहा था, उस दिन भी स्वीकार नहीं था और आज अगर दयाशंकर के मुंह से कुछ निकला है तो भी स्वीकार नहीं है। राजनीति के दो मेरा मापदंड सवाल नहीं हो अमित जी सकते, इधर है, मेरा समाज में सवाल दो इधर मापदंड नहीं है। हो आप सकते। सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या बिल्कुल नहीं आपकी कर रहा हूं पार्टी मैं सवाल को डाइवर्ट। अमित जी, क्या आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता, आला नेता जिस तरीके से इस समुदाय के हित की बातें करते हैं, हित में काम करने की बातें करते हैं, क्या ऐसे नेता दयाशंकर सिंह जैसे नेता उन तमाम कोशिशों पर पलिता नहीं लगाते क्या? नुकसान के ऊपर चर्चा करूंगा तो आपको लगेगा 2017 के चुनाव को लक्ष्य बनाकर बात कर रहे हैं। मैंने कहा यह बयान चुनाव और नो चुनाव, इसके तो क्या दोनों नुकसान तरफ से आप सेफ पैसेज वो ढूंढ रहे हैं। राजनीतिक नुकसान अलग है लेकिन सामाजिक नुकसान इसके बड़े हैं। और लोकतंत्र के अंदर सार्वजनिक जीवन में शालीनता और मर्यादाओं के जिस तरह से तार तार हुआ है, तो कथनी और इसको करनी कहीं ना में कहीं भेद क्यों रोकना सर? होगा। कथनी और करनी में भेद क्यों? भाई अगर किसी एक व्यक्ति ने एक आचरण गलत किया है तो मैंने तो उस बयान के शुरुआत से आखिरी तक में आखिरी में उन्होंने संभलने की भी कोशिश इसके की। पहले के भी मैंने दृष्टांत उसपे- आपके सामने मैंने- प्रोफेसर मैंने साहब उसपे रख रहे कोई थे। चर्चा नहीं की। मैंने कहा पूरा का पूरा बयान अक्षम है। तो क्या आप आश्वासन किस देते हैं संदर्भ में- आज किस- इस मंच किस पर? सं- अमित जी, इस मैंने मंच पर आप आपसे- आश्वासन शर्मा जी, देते मैंने हैं? आपसे कहा पार्टी से पूरी गंभीरता के साथ लेगी अरे और भाई, आप सुन देखेंगे लीजिए अब। इससे गंभीर नतीजे निकलेंगे। अब सुन लीजिए अमित जी, इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप आश्वासन देते हैं समाचार प्लस के दर्शकों को, हमारी देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि चुनाव आने तक आप दयाशंकर सिंह को वापस कोई पद नहीं देंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इस बात का क्या आश्वासन बात दे कर सकते रही हैं है आप गर्मा जी? कि कोई पद क्या नहीं बात देंगे? कर रही है? पूरी की पूरी पार्टी इसमें अपने को आज जिस स्थिति में पाती है, हमको लगता है कि हाँ राजनीति और में ना? बिल्कुल अमित नहीं, जी, हाँ और ना? बिल्कुल नहीं, चलिए ठीक बिल्कुल है, नहीं। चलिए ठीक है। अगली कार्रवाई की किस्त कब हमारे सामने होगी, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। सिर्फ उपाध्यक्ष पद से हटाकर आप कर्तव्य की इतिश्री कर ले रहे हैं। संजीव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी, देखिए गर्मा जी, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है और बहुत साफ सी बात है, चूंकि यह घटना उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में एफआईआर दयाशंकर सिंह के खिलाफ लिखी जा चुकी है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। जी, तो एक इन्फॉर्मेशन चीज। पहुंच गई लेकिन आप मैं तक, ठीक है। एक निवेदन और करना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं होगा तो उपाध्यक्ष को नियुक्त करने वाले अध्यक्ष पर कब कार्रवाई होगी, इसका खुलासा होना चाहिए, इस पर बात होनी अरे चाहिए। आप इस बहस ऐसे को फिर उपाध्यक्ष- दलगत राजनीति में ले जा रहे ऐसे हैं। मुझे उपाध्यक्ष फिर को गेस्ट बनाने हाउस वाले- कांड के मुर्जिमों की याद ऐसे उपाध्यक्ष को दिलानी। ऐसा बनाने वाले राजनीतिक माहौल मत कार्रवाई होनी बनाइए। चाहिए। ये जिस गंभीर तरीके से घटना है, जिस तरीके इसको से लोगों दलगत को- राजनीति के तहत जिस मत तरीके लाइए, के लोगों नहीं को तो नियुक्त किया है एलिगेशन भारतीय इनकाउंटर जनता पार्टी एलिगेशन ने। में इसकी गंभीरता खत्म हो जाएगी। मत लाइए इसे। गरिमा जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा भाजपा के हूँ, लोगों नहीं तो की गेस्ट कलाई हाउस खुल कांड चुकी के है। मुर्जिमों की और चर्चा भी ये होगी। ये अब चाहते हैं जी। दूसरी पार्टी के लोग बोले ना, ये अपनी जोर से बोल करके बिल्कुल आवाज सवाल उठाए। नहीं है। आप देश एक जानना बात चाहता है तो गेस्ट संजीव जी हाउस बयान कांड के को मुर्जिमों पे क्या अगर आप कार्रवाई होगी? संजीव जी, हालांकि मैं बीजेपी के बेहाफ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन संजीव जी सवाल तो अगर आप केशव प्रसाद मौर्य पर अगर आप अध्यक्ष पर कार्रवाई की बात करेंगे तो ऐसे दृष्टांत तो आपके यहाँ भी बहुत है कि एक शख्स ने अगर आज की स्थितियां जिस तरीके की हैं गरिमा जी, उसको देखते हुए इस तरीके के बयान देने वाले को जो नियुक्त करते अरे ये हैं, तो उनको बयान देने कार्रवाई वाले होनी थे चाहिए। 1993 में तो सर, गेस्ट हाउस में पूरी इस तरह की लूपहोल आपकी पार्टी में भी है। सरकार आपके ने अध्यक्ष कुछ किया इस्तीफा था। नहीं देते। 93 से आपके क्या अध्यक्ष कार्रवाई हुई? इस्तीफा नहीं देते। अमित खैर, पुरी जी- क्या बात करते अमित हैं पुरी जी- राजनीति में इस शेखर सत्ता बहुत को बनाए संक्षेप में बात रखिए। रखिए, फिर रामेश्वर जी के पास समर्थन जाएं। कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा 93 में क्या हुआ, तो गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ, तो पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे आप? 93 के कितने मुर्जिम पार्टी से निकले, क्यों नहीं निकाल रहे? 93 के इसका कितने मतलब मुर्जिम है निकले, पार्टी- इसका मतलब है 93 पार्टी के दया कितने शंकर मुर्जिम सिंह के निकले? समर्थन में। गरिमा जी, जी तब गरिमा जी, जी, जी। यहाँ पे क्योंकि एक पत्रकार भी है और एक चिंतक भी है,
पूछ लीजिए और इनसे भी जान लीजिए कि जो आम्बेडकर जी को अपना धर्म छोड़ने पे मजबूर करने वाले लोग थे, वही लोग इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पूर्वज थे। गोलवलकर जी जैसे लोग थे और उन्हीं की विचारधारा, मनुवादी विचारधारा आज तक चलती आ रही है और उनके पूरे मैनिफेस्टो में और उनके कार्यशैली में दिखती है। आज सिर्फ ये दयाशंकर सिंह की बात नहीं है। अगर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी दलितों की चिंतक है, हितैषी है, तो आरएसएस में दलित सरसंघचालक बनाने की उनमें हिम्मत है क्या? अगर है तो बोले मुझे कि गोलू गोलवालकर ने जो लिखा है अपनी किताबों में आम्बेडकर जी के बारे में, हम उसको जला देंगे और उससे माफी मांगते हैं, ये कहने की हिम्मत है क्या? क्या उनमें हिम्मत है कि एक हफ्ते से जो गुजरात में जल रहा है दलित आदमी और औरत जो वहां पे नाराज है, उसके पास मुख्यमंत्री अभी तक नहीं गई? वो क्यों नहीं गई वहां तक? महाराष्ट्र में जो दलित वहां पे उत्पीड़न महसूस कर रहा है, हरियाणा में कर रहा है, उसके पीछे कोई एक दयाशंकर सिंह नहीं, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है। और जब तक ये मनुवादी हिंदुत्ववादी विचारधारा को त्याग नहीं देते, तब तक दलित और अल्पसंख्यक और बहुजन समाज के लोग और तमाम देश के लोग खफा रहते रहेंगे और ये अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। तो उसके लिए पहले माफी मांगे। शेहजाद, ठीक है, हालांकि हमेशा इतिहास भविष्य और वर्तमान का साक्षी नहीं होता, लेकिन तमाम लोगों ने अपने विचार रखे, बिग बुलेटिन में इस चर्चा में जुड़े। हालांकि अंतिम कमेंट मुझे राजेश्वर जी से लेना था, लेकिन समय का भी अभाव मेरे पास है। ये सही बात है कि मायावती को लेकर जो टिप्पणी सामने आई उसकी तमाम लोगों ने सामूहिक निंदा की है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी अब उस पर नजर आने लगी है। बेहद शुक्रिया मेरे तमाम पैनलिस्ट का बिग बुलेटिन में इस बड़ी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए।